Hello everyone. So welcome to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. So, if you want to get 10% discount, then use code Sharma20 SHARMA20. So, if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount. Now, Arpita ma'am is going to take the course of Ancient History and Medieval History on Unacademy Plus. So you can see that the course for the Ancient History has started from 6 July and the course for Medieval History has also started from 13 July, right? Now let us start with our today's topic. So आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में. तो देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, अगर कहीं पे भी विजिलेंस का कोई काम होगा, राइट, कहीं पे भी विजिलेंस का कोई काम होगा तो वहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विल कम इनटू द पिक्चर. ओके, तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर एक अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, राइट. इट इज द अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन. जहां पे भी विजिलेंस का काम होगा वहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विल कम इनटू द पिक्चर. बाद में एक ऑटोनॉमस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है. ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटीज जो होती है उसको ये मॉनिटर करता है. तो ये कब सेटअप हुई थी? तो ये सेटअप हुई थी 1964 के अंदर सेटअप हुई थी, राइट. क्योंकि 1964 में जो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, राइट, देयर वाज दिस कमिटी, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. तो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की रिकमेंडेशंस के ऊपर 1964 में बना था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है. और ये जो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है उसको हेड कर रहे थे श्री के संथानम. ओके, so Shri K. Santhanam was the head of the Committee on Prevention of Corruption, and on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption, Central Vigilance Commission was formed in 1964. बाद में 2003 के अंदर पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट लेके आई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, ठीक है. तो अब पार्लियामेंट अगर एक्ट लेके आ रही है तो अब क्या होगा कि अब जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है, राइट. इट इज नाउ हैविंग अ स्टैट्यूटरी स्टेटस. ओके गाइस, तो देखो ये जो सीवीसी है ना उसके क्या मैंडेट्स हो गए, राइट. व्हाट आर द मैंडेट्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो देखो, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन जो है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन जो है, अगर ये रिजोल्यूशन के अंदर कोई भी कंप्लेन आती है, राइट, अगर ये रिजोल्यूशन के अंदर कोई भी कंप्लेन आती है तो ये कंप्लेन को रिसीव करना और इसके ऊपर एक्शन लेना, तो ये काम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ठीक है. टू एडवाइज द वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क. देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज होती है, राइट. इन मिनिस्ट्रीज देयर आर डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट की जो विजिलेंस एक्टिविटी जो होती है, विजिलेंस एक्टिविटी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू करना, रिफॉर्म करना विजिलेंस एक्टिविटीज को, राइट. तो ये जो काम होता है ना वो होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ठीक है. तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, ठीक है. किसकी एडवाइस देता है? कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज है उनके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनकी जो डिफरेंट अथॉरिटीज जो है वो सब डिपार्टमेंट्स की जो विजिलेंस एक्टिविटी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यूइंग, ये सब के अंदर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, राइट. अब देखो एक जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी कंपोजिशन क्या है? तो एक तो हो गया हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, राइट, दिस पर्सन वुड बी द चेयरपर्सन, और उसके साथ हो गए विजिलेंस कमिश्नर्स. और ये जो विजिलेंस कमिश्नर्स है वो दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, राइट. सो इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वी आर हैविंग द चेयरपर्सन. दिस chairperson is central vigilance commissioner, and along with central vigilance commissioner we are having vigilance commissioners which are not more than 2. अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो मेंबर्स है, ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर कौन कौन आता है? एक तो होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है
और विजिलेंस कमिश्नर्स जो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसकी रिकमेंडेशंस लेंगे? तो एक 3 मेंबर कमिटी जो होती है, राइट, एक 3 मेंबर कमिटी होती है। तो ये जो 3 मेंबर कमिटी जो है उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अपॉइंट दी मेंबर्स ऑफ दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी है उसके अंदर कौन कौन होते हैं? उसके अंदर होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अंदर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होते हैं, और यूनियन होम मिनिस्टर भी ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी उनका पार्ट होते हैं। अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो जो विजिलेंस कमिश्नर्स जो होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है? तो देखो वो अपनी ऑफिस के अंदर दे कैन बी देयर फॉर 4 इयर्स, राइट। और उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 इयर्स है। ओके गाइस, तो देखो उनका जो टेन्योर है वो 4 साल का होगा, और अंटिल दे अटेन द मैक्सिमम एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। बाद में जो चेयरपर्सन जो होते हैं, हमने पढ़ा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, राइट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर जो चेयरपर्सन है और बाकी के जो 2 मेंबर्स है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। कहाँ पे? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऑफिस के अंदर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होता है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक तो होता है चेयरपर्सन जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो जो चेयरपर्सन जो होता है जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उनकी जो सैलरी होती है इट इज सिमिलर टू द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उनकी जो सैलरी होती है वही सैलरी होती है हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, हु इज बेसिकली द चेयरपर्सन। और बाकी के जितने भी जो मेंबर्स है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो बाकी के विजिलेंस कमिश्नर्स है, अदर मेंबर्स, उनकी जो सैलरी है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। सो द सैलरी ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज इक्वल टू दी that of the chairman of the union public service commission, and for the other members that is the other vigilance commissioners, their salary is similar to that of members of the union public service commission। अभी रिमूवल की बात करते हैं। तो देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है या फिर कोई मेंबर है उन्हें रिमूव कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही किसी मेंबर को रिमूव नहीं कर सकते, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही किसी मेंबर को रिमूव नहीं कर सकते। तो देर आर सर्टन ग्राउंड्स ऑन विच द मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड। तो वो ग्राउंड्स कौन से है? तो अगर कोई मेंबर जो है अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो, या फिर कोई जो दूसरा मेंबर है या फिर कोई मेंबर है वो अपनी ऑफिस के बाहर, ठीक है, अपने ऑफिस के बाहर मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ऑफिस के बाहर ऐसी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाते हैं, ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाता है तो उसे रिमूव कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में अगर वो अनफिट है, ठीक है, इफ एनी मेंबर इज अनफिट, तो अनफिट होने का रीजन क्या होता है? बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, राइट। अगर इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर वो ऐसे ऑफेंस में कन्विक्टेड है विच इन्वॉल्व्स अ मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, बाद में कोई मेंबर ने कोई फाइनेंशियल या फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट उसने एक्वायर कर लिया है जिसकी वजह से उसकी ड्यूटी करने की उसकी जो ड्यूटी करने की जो एबिलिटी है वो उससे अफेक्ट हो सकती है। तो उसके वो भी एक ग्राउंड होता है जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट। बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के किसी मेंबर को प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है वो क्या होता है? तो देखो अगर कोई भी मेंबर किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा। या फिर, ठीक है, या फिर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जो है, अगर कोई गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है तो अगर वहां पे कोई प्रॉफिट होने वाला है, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट इन सच कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, तो वहां पे अगर ये कोई मेंबर है वहां पे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, इफ ही पार्टिसिपेट्स इन वे इन द प्रॉफिट बेनिफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो वो भी एक मिसबिहेवियर माना जाएगा, राइट। तो देखो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स के ऊपर भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का कोई भी ग्राउंड होता है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिमूव एनी मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, देन इन दैट पर्टिकुलर केस प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रेफर करना पड़ेगा फॉर इंक्वायरी
और अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है फॉर रिमूवल, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर। बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो कहाँ पे कंडक्ट करता है, वो अपनी प्रोसीडिंग्स उनके जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पे अपनी प्रोसीडिंग्स को मेंटेन करता है, राइट। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पावर्स होती है, तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की पास पावर है कि वो अपना प्रोसीजर, मतलब अपना प्रोसीजर, ठीक है, कैसे काम करना है, क्या क्या प्रोसेस जो होगी वो खुद रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। बाद में वो जो प्रोसीडिंग्स करते हैं उनका जुडिशियल कैरेक्टर होता है। बाद में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, ओके। बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने विजिलेंस रिलेटेड कोई मैटर के अंदर, राइट, इफ देयर इज अ मैटर ऑफ विजिलेंस, वहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कोई इंक्वायरी की है, राइट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कोई इंक्वायरी कर ली, तो इंक्वायरी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने चाहिए वो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज गोइंग टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, राइट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसका जो रीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बताना पड़ेगा, राइट। तो देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इंक्वायरी करने के बाद व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड बी टेकन, तो उसकी जो रिकमेंडेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीवीसी देती है। बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एडवाइजरी बॉडी है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सीवीसी की जो रिकमेंडेशंस है अगर उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रीजन देनी पड़ेगी कि क्यों हमने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया हुआ है, राइट। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक तो होता है सेक्रेटेरिएट, एक होता है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, एंड देयर इज कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, राइट, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो जो सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर होता है सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज एंड अदर स्टाफ, राइट। बाद में ये चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग है, वहां पे क्या होता है, देखो, ये CTEW का मतलब होता है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। इनके अंदर होता है चीफ इंजीनियर्स वुड बी देयर, और ये जो चीफ इंजीनियर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए होगा देयर वुड बी ए सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ, ठीक है। तो इन लोगों का काम क्या होगा, जो चीफ इंजीनियर्स जो है और उनके अंदर जो सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ है उनका क्या काम होगा, तो उनका जो काम होगा वो होगा टेक्निकल ऑडिट्स को परफॉर्म करना। बाद में जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, राइट। और बाद में और ये जो चीफ ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, गाइस आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, CDI मींस कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, राइट, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो ये जो होता है ये ओरल इंक्वायरीज कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, पब्लिक सर्वेंट्स है, राइट, अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, इफ पब्लिक सर्वेंट इज मिसबिहेविंग, राइट, अगर कोई मिसबिहेवियर का कोई केस हो गया और देयर इज सम अदर मैटर जिसके लिए, और ये जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होगी, तो ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के अंदर ये जो कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वुड बी देयर, राइट। तो ये कौन करेगा, पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो होती है वो करेंगे कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, राइट, नाम से ही पता चल रहा है, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, तो गाइस यू कैन रीड दीज जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट। तो यहाँ पे इन लोगों के ऊपर, ठीक है, जितने भी ये जो मेंबर्स है, ये जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वुड बी हैविंग द जुरिस्डिक्शन। बाद में रिपोर्टिंग, तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो हर साल अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रख देते हैं, राइट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रख देते हैं। बाद में फंक्शंस क्या क्या है, तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस, राइट,
फंक्शंस इन रिलेशन टू सीबीआई। तो हम लोग एक एक फंक्शन को डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो देखो, इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बोलती है कि तुम ये मैटर के ऊपर इंक्वायरी करो या फिर इन्वेस्टिगेशन करो, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को वहां पे इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। बाद में एक हमारे कंट्री के अंदर एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, राइट। इन अवर कंट्री देयर इज एन एक्ट विच इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अंदर कोई भी ऑफेंस अगर रजिस्टर हुआ है या फिर कोई भी कंप्लेन हैज बीन रजिस्टर्ड, राइट, तो वहां पे अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है तो वहां पे भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो अपनी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, राइट। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इन अवर कंट्री देयर इज एन एक्ट विच इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 एंड if there is any offense which is registered under the Prevention of Corruption Act of 1988, if it is very serious offense, right, then Central Vigilance Commission can conduct an inquiry or investigation into that particular complaint. Okay. बाद में जो रिजोल्यूशन जो था, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मर्स रिजोल्यूशन जो था, अगर ये रिजोल्यूशन के अंदर कोई भी कंप्लेंट आती है तो वहां पे भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वहां पे एक्ट कर सकता है टू रिसीव एंड एक्ट ऑन कंप्लेंट्स अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन। बाद में हमारी कंट्री के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 है, अगर वहां पे भी कोई कंप्लेंट आती है तो वहां पे भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट, राइट, टू रिसीव एंड एक्ट ऑन द कंप्लेंट्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। बाद में सीबीआई से रिलेटेड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास क्या क्या पावर्स होती है। तो देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अंदर, राइट, सपोज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर अगर वहां पे कोई ऑफेंस हुआ है एंड अगर वो ऑफेंस को अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर वो ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो सीबीआई को उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो ये वाले मैटर के अंदर सीबीआई के ऊपर सुपरिटेंडेंस कर सकता है, राइट। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 है, अगर इसके अंदर कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है और अगर ये जो ऑफेंस है अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई कर रहा है तो सीबीआई की ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सुपरिटेंडेंस कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो वही बात मैंने यहां पे लिखी है, टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, राइट, टू गिव डायरेक्शंस टू सीबीआई for investigation of offences under the Prevention of Corruption Act of 1988, right, to review the progress of inquiry by CBI for investigation of offences under the Prevention of Corruption Act of 1988, right। बाद में जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, देखो सीबीआई के अंदर, राइट, सीबीआई के अंदर होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, राइट। जब हम लोग सीबीआई पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, राइट, और ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है इट वुड बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये जो डायरेक्टर ऑफ जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपॉइंट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे किसी को अपॉइंट नहीं कर देगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, राइट। सो इन सीबीआई देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। दिस डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड दिस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन would be appointed by the central government, ठीक है। on whose recommendations, on recommendations of Central Vigilance Commission, this director of prosecution would be appointed by the central government. Now there are some advisory functions performed by the Central Vigilance Commission, right। अगर कोई भी मैटर जो है जहां पे कोई विजिलेंस का मैटर है, राइट, इफ देयर इज अ मैटर ऑफ विजिलेंस, अगर ऐसे कोई मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई केस है वो रेफर करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, तो वहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो अपनी एडवाइस दे सकता है, राइट। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीवीसी इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द विजिलेंस and disciplinary matters relating to the members of
सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो देखो, सेंट्रल सर्विसेज होती है और ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, उनके जो मेंबर्स है, उनके जो मेंबर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द विजिलेंस, राइट। सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी जो मेंबर्स है, राइट, तो वो जो मेंबर्स की विजिलेंस है और विजिलेंस डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है, अगर विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए कोई भी रूल्स बनाना हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कंसल्ट कर सकती है, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन in making rules and regulations governing the vigilance and disciplinary matters relating to the members of central services and all India services, right। बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो होता है, राइट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो होता है, उनकी डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर की सिलेक्शन के लिए भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, उसके अंदर जितने भी एसपी के अबव की जो पोस्ट होती है, ठीक है, एसपी सुप्रिंटेंडेंस ऑफ पुलिस, ठीक है, एसपी और उससे अबव की जो पोस्ट होती है, तो वो जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी जो सिलेक्शन जो होती है, वहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, राइट। सो सीबीआई सीवीसी सीवीसी पार्टिसिपेट्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑफिसर्स टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ एसपी एंड अबव इन द सीबीआई एक्सेप्ट डायरेक्टर। ओके, नाउ व्हाट आर दी अदर फंक्शंस। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज के अंदर देर आर डिपार्टमेंट्स, राइट। तो सारे डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, उनकी विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सुप्रिंटेंडेंस करना, तो ये एक काम होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, राइट, टू एक्सरसाइज सुप्रिंटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द ministries of the central government and the authorities, to review the progress of applications pending with the competent authorities, to review the progress of applications pending with the competent authorities for sanction of prosecution, for sanction of prosecution, to review the progress of applications pending with the competent authorities for sanction of prosecution under the Prevention of Corruption Act of 1988। बाद में हर एक मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के अंदर एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है एंड दिस चीफ विजिलेंस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिलेंस इन दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट, राइट। कोई भी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट हो, तो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड बी हैविंग चीफ विजिलेंस ऑफिसर एंड दिस चीफ विजिलेंस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिलेंस एक्टिविटी। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, तो ये जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। कौन से मैटर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करेगा, तो विजिलेंस के जितने भी मैटर्स जो होते हैं वहां पे सीवीसी इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद चीफ विजिलेंस ऑफिसर, राइट। तो अब तक हमने पढ़ा था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बाद में जो सीबीआई है, ठीक है, वी नो दैट सीबीआई इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केसेस। हम सबको पता है कि सीबीआई जो केसेस जो होती है, ठीक है, वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये जो केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर कहां से आती है, तो सीबीआई अपनी जो पावर है टू इन्वेस्टिगेट द केसेस वो कहां से लेती है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो ये जो एक्ट है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वहां से सीबीआई अपना पावर डिराइव करती है टू इन्वेस्टिगेट द केसेस। इन 1963 के अंदर संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर एजेंसी ने, ठीक है, ये जो एजेंसी है उसका नाम हुआ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, राइट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर, उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वर्किंग, राइट। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 के टाइम पे फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आई थी, किसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर। बाद में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, राइट, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। अब सीबीआई की जो कंपोजिशन क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कंपोजिशन क्या है, तो जो सीबीआई के जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर, राइट। डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द सीबीआई।
और डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए होते हैं स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, राइट। बाद में जो सीबीआई के जो डायरेक्टर जो है, सीबीआई के जो डायरेक्टर है, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। सिक्योरिटी कितने साल की? ही इज हैविंग अ 2 year tenure, राइट। सो बेसिकली डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज प्रोवाइडेड विद अ 2 year tenure, राइट। 2 साल तक वो अपनी ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेन्योर है 2 साल का, वो कहां से मिला? तो देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट है 2003, ठीक है। तो गाइस आप देख पा रहे हो ना कि जो सीबीआई जो है, सीबीआई के जो डायरेक्टर जो है, उनका जो टेन्योर है 2 साल का, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से डिराइव किया गया है। सो यू कैन सी हाउ मच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। कितना कनेक्शन दोनों के बीच में, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो सीबीसी एक्ट ऑफ 2003 है, वहां से जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है, उनको 2 साल का टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, उनके पास अपना खुद का स्टाफ है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, ठीक है। अब देखो, हमको पता है कि लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट है, राइट। लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट ऑफ 2013, दैट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये जो एक्ट है, उसके अंदर सीबीआई की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात की गई है, सीबीआई के डायरेक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट ऑफ 2013 है, वहां पे सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रिलेटेड बात की गई है। तो जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है, वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही किसी भी पर्सन को सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशंस लेनी होगी, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशंस? तो जो 3 member कमेटी होती है, उनकी रिकमेंडेशंस। ये 3 member कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस 3 member कमेटी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई एब्सेंस है वहां पे, इफ देर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा, वो इसका मेंबर होगा। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, राइट। तो जो सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ 3 member कमेटी। तो ये 3 member कमेटी में होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड इफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट देयर, देन लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वुड बी देयर, एंड द थर्ड मेंबर वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो उनके द्वारा कोई भी जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज है, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, वो इस कमेटी के पार्ट होंगे। A directorate of prosecution, right? A directorate of prosecution headed by director for conducting the prosecution of cases under the Lokpal and Lokayuktas Act of 2013 is constituted within CBI। तो देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर होते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये हमने जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की थी। तो ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, राइट, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, उनके जो हेड हो गए, उनके जो, इट वुड बी हेडेड बाय द डायरेक्टर, राइट। तो ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है? तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के अंदर जितने भी प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस जो होते हैं, राइट, तो उनको ये जितने भी जो केसेस का प्रोसिक्यूशन जो होता है, तो ये कंडक्ट करवाएगी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे सीबीआई के अंदर होते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, देयर इज डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को हेड करेंगे हमारे डायरेक्टर, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट ऑफ 2013, राइट। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो ये हमने सीवीसी के टाइम पे भी पढ़ा था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो सीबीआई के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ऑफ द रैंक ऑफ एसपी एंड अबव, उनके लिए उनको सीबीसी हेडेड कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, हमने जो पढ़ा है ना, तो एक बार यहां पे देख लो आप लोग। देखो, जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है, सीबीआई के जो डायरेक्टर है,
उनके अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो बात है वो यहाँ पे लोकपाल लूकास एक्ट ऑफ 2013 में क्या क्या प्रोसेस जो है, ठीक है, सीबीआई के डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, किसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है, ये वाली बात लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 में की गई है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो 3 मेंबर कमिटी है वो जो सीबीआई के डायरेक्टर का नाम रिकमेंड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको अपॉइंट करेगी। लेकिन जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है, सीबीआई के जो डायरेक्टर जो है, उनको जो 2 साल का जो टेन्योर प्रोवाइड किया गया है, वो कैसे प्रोवाइड किया गया है, तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 के अंदर ही जो सीबीआई के डायरेक्टर को 2 साल का टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करना है, सीबीआई के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है, कौन सी कमिटी होगी, कमिटी के अंदर कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब बात जो है वो यहाँ पे की गई थी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, ओके, राइट। और बाद में सीबीआई के अंदर होते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और इनको जो हेड करते हैं हमारे डायरेक्टर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। अब सीबीआई के अंदर कौन से डिविजन होते हैं, तो यू कैन सी दैट देर आर 7 डिविजन विद इन द सीबीआई। एंटी करप्शन डिवीजन, राइट, यू कैन रीड ऑल द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर 7 डिविजन्स। अब सीबीआई के कौन से फंक्शंस है, तो सीबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, करप्शन को प्रिवेंट करने में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में सीबीआई का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाद में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, राइट, इफ इज इन्वॉल्व इन करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट, तो ये जितने भी जो केसेस होते हैं वहां पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन टेक दैट पर्टिकुलर केस। बाद में कोई फिजिकल या फिर इकोनॉमिक लॉस का अगर वायोलेशन हुआ है, इफ देयर इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी फिजिकल और इकोनॉमिक लॉस, तो वहां पे भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन टेक अप दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन ऐसे केस को लेने के लिए सीबीआई को जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, अगर कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अगर ऐसा पर्टिकुलर फिजिकल या फिर इकोनॉमिक लॉ अगर उसका वायोलेशन हुआ है, तो अगर वो डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर सीबीआई को अगर वो केस लेना है विच इज रिलेटेड टू इंफ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, देन सीबीआई वुड नीड टू कंसल्ट, ठीक है, विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ओके। बाद में इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, तो ये जो काम होते हैं वो सीबीआई के अंदर आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज एंड वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेस, मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन। बाद में ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर लोकपाल को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर लोकपाल को भी अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बाद में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, कहाँ कहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो देखो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, यूनियन टेरिटरीज के जो एम्प्लॉयज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो एम्प्लॉयज है, अगर उनके द्वारा कोई भी ऑफेंस अगर क्रिएट किया गया है, तो वहां पे भी वो पर्टिकुलर केस के अंदर भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, राइट। अगर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, इफ देर इज एनी क्राइम, तो अगर वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और व्हेन डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं, राइट, इफ स्टेट गवर्नमेंट अलाउज द सीबीआई टू डू द इन्वेस्टिगेशन और व्हेन दे आर डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, then they can do the investigation of the serious conventional crimes, right? So CBI can take up the investigation of the serious conventional crimes on reference from the state governments or when directed by the Supreme Court or the High Court. Guys, please make the correction. It is here. It is serious conventional crimes. Okay, there is a spelling mistake here. It is investigation of serious conventional crimes, right? Investigation of serious conventional crimes on reference from the state government or when directed by the Supreme Court or the High Court, right? बाद में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इट एक्ट्स एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। अब सीबीआई और स्टेट पुलिस के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सीबीआई एंड द स्टेट पुलिस।
तो सीबीआई जो है वो जितने भी जो केस है विच आर रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट, विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो ले सकता है इवन दो द इन्वॉल्व certain state government employees, right? So CBI shall take up such cases which are concerned with the central government's affairs or employees, even if they involve certain स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सीबीआई जो है वो सारे केसेस को ले सकता है विच आर कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अफेयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, उनसे रिलेटेड कोई भी केस है वो सीबीआई ले सकता है इवन दो दे आर इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बाद में जो स्टेट पुलिस फोर्स है, राइट, जो स्टेट पुलिस फोर्स है वो सारे केसेस ले सकते हैं, राइट। स्टेट पुलिस फोर्स कैन टेक अप ऑल द केसेस which are substantially concerned with the state government's affairs or the employees, ठीक है। तो स्टेट पुलिस फोर्स जो है वो सारे केसेस को ले सकती है जिससे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, इवन दो दे इन्वॉल्व सर्टन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। वापस एक बार देख लो, द स्टेट पुलिस फोर्स shall take up such cases which are substantially concerned with the state government's affairs or the employees, even if they also involve certain central government employees. CBI shall also take up cases against employees of public undertakings or statutory bodies established and financed by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से कोई भी एस्टैब्लिश की गई कोई बॉडी है, राइट, इफ देयर इज एनी बॉडी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, बाद में जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो है या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनके जो एम्प्लॉयज है, उनके एम्प्लॉयज के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सीबीआई कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट दिस पर्टिकुलर मैटर्स। बाद में जो सीबीआई एकेडमी जो है इट इज लोकेटेड इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। सीबीआई एकेडमी जो है वो लोकेटेड है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर और 1996 से वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर एकेडमी is the focal point of training activities within the organization. Okay guys, so here we come at the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.